सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आप सभी लोगों को पता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जाम डेट आ चुकी है। 23 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही आपका थ्योरी और मैथ्स का कोर्स एग्जाम की डेट आ जाएगी। गाइस, आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो अभी सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के ऑफलाइन फॉर्म वाले ऑफलाइन एग्जाम वाले फॉर्म है और ऑनलाइन एग्जाम के फॉर्म अभी आपके भरे जाएंगे, जो मैथ्स ईएस और थ्योरी का होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं थ्योरी का। तो मैंने ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कंप्लीट करा दिया। बचा हुआ मैथ्स का जो सिलेबस है वो मैं करवा रहा हूँ। और वीडियो इतना लेट क्यों होती है गाइस? कारण ये कि बहुत कम बच्चे हैं जो ये वीडियोस देखते हैं। तो देखिए, मेरा भी थोड़ा क्या ये होता है कि अगर बच्चे कम देखते हैं तो डीमोटिवेशन होता है और इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट बना पाता हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि डेली डेली वीडियो आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए और देखिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले बनाने के लिए। वरना किसी वीडियो पे 20-40 ऐसे व्यू आते हैं तो थोड़ा मन नहीं होता। बस ये फिर भी मैं बनाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस आप लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि एक गुरु दक्षिणा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये वाला चैप्टर है जिसे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एस्टिमेशन क्या होता है? देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उसका एस्टिमेट लगाना बहुत आवश्यक है कि भाई वो कितना सामान मुझे चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, कितना कितना सामान चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और फिर लगाते हैं उसकी क्या कॉस्ट है और टोटल मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसका कॉस्ट कितना है। इसे कहते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और ये इलेक्ट्रिकल के काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इंट्रोडक्शन देखिए। किसी भी क्षेत्र में प्रोजेक्ट विशेष की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष अवयवों की आवश्यकता होती है, जिनका चयन परिपथ की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। उत्पाद निर्माण के समय जब हम किसी भी उत्पाद का प्रोडक्शन करते हैं तो विभिन्न प्रकृति के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो भी धातु है आपका, धातु के पूर्वाकलन एवं लागत निर्धारण, यानी कि वो एस्टिमेट बनाना और उसकी कॉस्ट को निर्धारित करना। भाई कितना लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, ये सारा एस्टिमेशन है और उसकी कॉस्ट का निर्धारण करना आवश्यक होता है। और इस अध्याय में धातु के किसी भी मेटल है अपना, ठीक है, मान लीजिए तांबा वगैरह एल्युमिनियम आता है, तो उसका एस्टिमेशन करना एवं लागत निर्धारण से संबंधित बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए क्या है, सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट। तो निर्माण चक्र, जब भी अपन कोई चीज़ निर्माण चक्र यानी कि किसी चीज़ को बना रहे हैं, बनाने के दौरान विभिन्न प्रक्रमों या क्रियाकलापों, अलग अलग कामों या क्रियाकलापों के दौरान संभावित जो एक्सपेक्टेड खर्च है, जितने भी खर्च है उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्पाद की वास्तविक लागत को ज्ञात करना ही लागत कहलाता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट गए, तो आपका मार्केट गए यानी कि आपका पेट्रोल खर्च हुआ, आपने टाइम खत्म हुआ आपका, वहाँ गए मार्केट में सर्वे किया अलग अलग जगह पे, फिर उनमें से एक जगह आपने टेंडर निकाल दिया। मान लीजिए आपको तांबा चाहिए एक टन, तो आपने 1 टन तांबे का टेंडर निकाला। अब वो टेंडर निकालने में आपका कुछ खर्चा हुआ, विज्ञापन देने में। उसके बाद टेंडर आए, आपने लोगों को टेंडर दिया, ठीक है, लोग आपके पास ले गए, आपने उसके लिए पैसे दिया और लेबर वगैरह की कॉस्ट लगी। तो इन सभी कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो वो आएगी टोटल कॉस्ट। तो वही कॉस्ट है, यानी कि उत्पाद के निर्माण में लगी सभी इस प्रकार की लागत ही उत्पाद की वास्तविक लागत कहलाती है, जिसे कॉस्टिंग अकाउंट भी कहा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अब कॉस्ट के उद्देश्य क्या है? तो देखिए गाइस, बेकार इससे पता पड़ता है, भाई आपको पता पड़ा, भाई आपने कॉस्ट निकाल ली कि खर्चा ज़्यादा हो गया, तो अब ज़्यादा खर्चा हुआ तो आपको पता लगे हाँ भाई इतना खर्चा हुआ और ये ज़्यादा हुआ, तो अब किस किस खर्चों को कम करना है। तो बेकार तथा अमितव्यय यानी कि अनइकोनॉमिकल क्रियाओं का पता लगाना, वो कौन सी है। प्रबंध, मैनेजमेंट को निर्णय लेने में योगदान करना कि भाई खर्चा कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। बेहतर योजना एवं कंट्रोल करने में प्रबंध की सहायता करना। अब अगर कॉस्ट पता पड़ जाएगी हमें तो उससे हम लोग आगे के जो मैनेजमेंट करना है उसको ध्यान रख सकते हैं और उत्पाद की आकलित लागत के साथ उनकी वास्तविक लागत की भी तुलना करने हैं कि भाई आकलित लागत कितनी है, इतना बनाए, और उसके बाद उसकी वास्तविक लागत कितनी है, इस सब की भी गणना कर सकते हैं। और प्रबंध, जो आपका मैनेजमेंट है उसे बजट तैयार करने में आसानी रहती है अगर अपने हमारे पास कॉस्ट है किसी भी चीज़ की। अब कॉस्ट के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट है मटेरियल। तो गाइस, मटेरियल कैसे हैं? उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 2 वर्ग हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो उत्पाद के अभिन्न अंग के रूप में उत्पाद के साथ प्रयुक्त होते हैं तथा प्रत्यक्ष पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जो उत्पाद के अभिन्न अंग के रूप में, यानी कि जो सबसे मेन मटेरियल है, उत्पाद के साथ प्रयुक्त होते हैं और प्रत्यक्ष पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। सो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? प्रत्येक पदार्थ यानी कि डायरेक्ट मटेरियल अंतिम रूप से फाइनली फिनिश प्रोडक्ट में दिखाई देने वाले हो सकते हैं अथवा नहीं भी, जरूरी नहीं कि दिखाई दें और नहीं भी होते हैं। तो
डायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्टिव मटेरियल भी कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर खर्च किए जाने वाला धन ही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। भाई जो पैसा डायरेक्ट मटेरियल पे खर्च किया जाएगा वही डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कहलाती है। और ऐसा नहीं कि भाई जो आपका उत्पाद बन गया उसमें ये दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है, दोनों ही तरीके हैं। चलिए अब देखते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। ऐसे पदार्थ जो उत्पाद के अभिन्न अंगों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। मान लीजिए जो उत्पाद है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अभिन्न मेन अंग नहीं होगा, किंतु उत्पादन प्रक्रिया में उन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती जरूर पड़ेगी और उत्पाद के निर्माण में खर्च हो जाता है और वो उस प्रोडक्ट में खर्च भी होंगे। अप्रत्यक्ष पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टीम पावर प्लांट है आपका, तो वहाँ पे कोयला, तेल, ये सारा क्या है, दिखेगा नहीं आपको, कंज्यूम तो होगा परंतु दिखेगा नहीं, अभिन्न अंग नहीं है। भाई अभिन्न अंग पानी है जो भाप में बदल रहा है, परंतु कोयला भी अभिन्न अंग होता है और ये उत्पादन की प्रक्रिया में खर्च होता है। रेजमाल पेपर है, ग्रीस है, कूलेंट है, लुब्रिकेंट है, ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और इनडायरेक्ट मटेरियल पे खर्च किए जाने वाला धन ही इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए अब बात करते हैं लेबर। तो आपको पता है भाई उत्पादन कार्य में जो लेबर होती है उसे भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट लेबर क्या होता है। तो ऐसे श्रमिक या वर्कर या ऑपरेटर जो कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किसी भी उत्पाद के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। अब डायरेक्ट लेबर को प्रोसेस लेबर या प्रोडक्टिव लेबर या ऑपरेटिंग लेबर भी, यानी कि जो मशीन के बिल्कुल पास खड़े होकर नज़दीक होकर काम कर रहे हैं, उसे आप लोग डायरेक्ट लेबर, प्रोसेस लेबर, प्रोडक्टिव लेबर या फिर ऑपरेटिंग लेबर कहा जाएगा। जैसे कि टर्निंग शॉप या जो घिसाई वगैरह कर रहे हैं, ड्रिलिंग, तो मशीन शॉप में आदमी व्यक्ति मशीन के पास खड़ा रहता है, ठीक है, तो उन्हें ही डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में रखा जाता है। तो वो सब क्या है, डायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आते हैं प्रत्यक्ष श्रम को दी जाने वाली। अब जो डायरेक्ट लेबर है उन्हें दी जाने वाली जो उनकी पेमेंट है या मजदूरी है उसे ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर ऐसे श्रमिक जो उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते किंतु कार्य के सुसंचालन एवं प्रतिशासन के निर्विघ्न संचालन हेतु कार्य करते हैं, वे डायरेक्ट रहते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लेबर के कार्य में सहायक होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। जैसे कि भाई मैनेजमेंट वाले लोग या फिर सुपरवाइजर, फोरमैन, ये लोगों को, ये खुद काम नहीं करते परंतु ये लोगों को काम करने के निर्देश देते हैं, वो आराम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो इन लोगों को इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। अब आप इतनी चीज़ समझिए बस। अब आता है एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तथा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को छोड़कर उत्पादन कार्यों में होने वाले सभी आवश्यक खर्चे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। भाई देखिए, जो मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्ट आ रही है और जो लेबर कॉस्ट डायरेक्ट है, उन सभी के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो सारे व्यय यानी कि एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हैं। अब व्यय भी दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए, ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष पदार्थ श्रम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मटेरियल तथा डायरेक्ट लेबर के अलावा किसी विशिष्ट उत्पाद या जॉब या प्रयोजन विशेष पर किए जाते हैं। यानी कि देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हुए, पहले तो उनमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट कॉस्ट तो आ ही नहीं रहा था, तो डायरेक्ट लेबर तथा डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा किसी अन्य विशिष्ट उत्पाद पर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर या जॉब या प्रयोजन विशेष पर जो किए जाते हैं वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ऐसे सभी व्यय जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तथा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तथा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा होते हैं, ठीक है। यानी कि अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हटा दी, मटेरियल कॉस्ट हटा दी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हटाओगे, उसके बाद जो सारा बचा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है। अब चलिए बात करते हैं एस्टिमेशन की कि किस प्रकार से आपका एस्टिमेशन करेंगे। तो किसी भी योजना के विषय में विचार करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाले कि उसमें कितने सामान लगेंगे, कितनी लेबर मैन पावर लगेगी, कितने मशीन है एवं उसकी लागत का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मूर्त यानी कि पूरा करना तथा सभी योजनाओं का पूर्वांकलन यानी कि एस्टिमेशन करने के पश्चात उपरोक्त योजना, मान लीजिए भाई अलग अलग पूर्वांकलन किए मैंने और अलग अलग उसकी योजना आई, तो उनमें से बेस्ट योजना का चुनाव करना ही एस्टिमेशन। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कोई 400 का दे रहा है, कोई 300 का दे रहा है, कोई 200 का दे रहा है। अब 200, 300, 400 में से जो प्रोडक्ट सस्ता और सस्ता होगा, मान लीजिए 300 का प्रोडक्ट अच्छा भी है और सस्ता भी है, परंतु 200 वाला प्रोडक्ट सस्ता है लेकिन अच्छा नहीं है और 400 वाला महंगा है अच्छा भी है। तो हमें देखना है भाई कौन सा खरीदना है, तो 300 वाला अच्छा और सस्ता दोनों है तो मैं 300 वाला खरीदूंगा। तो यही है एस्टिमेशन का फायदा। इसमें योजना के सभी एस्पेक्ट के विषय में विचार पहले से ही विचार कर लिया जाता है और तथा उससे होने वाले लाभ एवं हानि के संदर्भ में भी
पूर्व में विचार कर लिया जाता है। पहले भाई लाभ होगा हानि होगा ये सब का विचार करना ही एस्टिमेशन कहलाता है। इसी दौरान संपूर्ण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले दोषों के निवारण के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं कि भाई ये उत्पन्न हो सकता है, ये गलती हो सकती है, तो उन सभी गलतियों को निवारण करना भी आवश्यक है। अतः पूर्वाकलन से तात्पर्य किसी धातु आयोजना के सभी पक्षों के विषय में पहले से ही अनुमान लगाने से है तथा पूर्वाकलन के पश्चात ही योजना पर कार्य करना आरंभ किया जाता है। तो एस्टिमेशन होने के बाद ही हम लोग तय करेंगे कि आगे कार्य करना है या नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन। तो देखिए इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। स्थापित होने वाली परियोजनाओं की सफलता को सूचित करना कि कौन कौन सी अपन जो परियोजना लगा रहे हैं वो सफलता होगी नहीं होगी उसको सूचित करना। निर्माण किए जाने वाले उत्पाद की विक्रेता को निर्धारित करना कि भाई कहाँ कहाँ भेजी जानी है, कहाँ कहाँ विक्रय हो सकती है। उत्पाद जो भी अपन कर रहे हैं उसकी अनुकूल लागत ज्ञात करना कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हो सकती है। सभी संभव एकांतरी यानी कि सिंगल डिजाइनों में से सबसे बेस्ट डिजाइन को चुनना जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। निविदा यानी कि टेंडर को भरने तथा कार्य आदेशों को प्राप्त करने में मैनेजमेंट की सहायता करना। उत्पाद की कुल लागत में जो आपने एस्टीमेट तैयार किया है वो क्या करे, उत्पाद की कुल लागत में सूटेबल प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस सभी बातों की जानकारी अलग अलग दे। उत्पाद का कैटलॉग मूल्य या बाजार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मार्केट में जाके एक दुकान पे जाइए, अलग अलग 4-5 दुकानों पे, उनको बोले भाई मुझे ये सामान चाहिए, आप अपना कैटलॉग दिखाओ। कैटलॉग होता है जो बाजार की कीमत होती है, हर दुकानदार के पास होता है, भाई हम अपना माल इतने में बेचते हैं, तो वो कैटलॉग लाइए। और बाजार मूल्य ज्ञात करने हेतु उत्पाद के विक्रय मूल्य में वितरक को दी जाने वाली उपयुक्त छूट को भी जोड़िए और बताइए। फिर अंतिम अनुमोदन यानी कि फाइनल अप्रूवल हेतु प्रबंध को उपयुक्त डेटा के साथ इस तैयार पूर्वाकलन यानी कि एस्टिमेशन को प्रस्तुत कीजिए भाई मैनेजमेंट को कि मैंने ऐसे ऐसे तैयार करा है, अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या गलती है और क्या क्या अच्छी चीज़ है। इसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। कॉस्ट और एस्टिमेशन के बीच अंतर क्या है। तो देखिए उत्पाद के निर्माण में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके निर्माण के दौरान होने वाली प्रक्रमों या क्रियाकलापों पर होने वाले व्ययों के बारे में जानने के बाद उत्पाद की वास्तविक लागत ज्ञात करने की क्रिया को, भाई आपने सारी चीज़ें जान ली, जो कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, कौन कौन से काम उस उत्पाद को उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान कौन कौन से खर्च हो रहे हैं, इन सभी खर्चों की जानकारी निकालना कहलाती है कॉस्ट। जबकि एस्टिमेशन क्या होता है, प्रीवियस डाटा तथा मान्यता यानी कि अजम्पशन के आधार पर लागत की पूर्व गणना करना कि आपने कॉस्ट कहीं से नहीं निकाली, खर्च मतलब एक कॉस्ट होती है जब पूरा खर्चा हो गया उसके बाद आप निकालोगे यार इतने का बिल बैठा। और एस्टिमेशन क्या है, आपने अजम्पशन लगाया यार इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, तो आपने अजम्पशन लगा लिया कि किसी भी काम को करने में मेरे 50,000 लगेंगे, भले ही उस काम को करने के बाद 45,000 लगे तो वो 45,000 कहलाएगी कॉस्ट पूरी, और 50,000 आपने लगाया एस्टिमेशन, या फिर 40,000, आप 50 भी लगा सकते हो 40 भी लगा सकते हो, कितना भी हो सकता है। इसके बाद आता है लागत, उत्पाद के निर्माण के बाद ही उत्पादन की लागत तथा होने वाले प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। तो कॉस्ट क्या है, निर्माण के बाद ही, वो बनने के बाद, परंतु एस्टिमेशन निर्माण का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही सारी जानकारी देता है। थर्ड देखेंगे लागत के लिए अकाउंट के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कॉस्ट के लिए क्या है, अकाउंट की जानकारी होना आवश्यक है। अतः एक लेखाकार के द्वारा ही लागत की क्रिया, एक अकाउंटेंट के द्वारा ही आप लोग कॉस्ट की प्रक्रिया कर सकते हो, सारे खर्चे वगैरह जोड़ जुड़ा के काम करना। लेकिन एस्टिमेशन के लिए आपको इतनी जानकारी नहीं है, आप टेक्निकल व्यक्ति के द्वारा भी ये काम करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एस्टिमेशन और कॉस्ट के बीच अंतर। अब बात करते हैं कॉस्ट निकालना, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो किसी भी विशेष योजना के निर्माण के लिए अनुमानित लागत को लागत निर्धारण कहा जाता है। ठीक है, किसी भी विशेष योजना के निर्माण के लिए अनुमानित जो आपने डिसाइड की कि भाई इतनी लगेगी, उस लागत को कॉस्ट डिटर्मिनेशन कहा जाता है। इसमें योजना विशेष के लिए लगने वाली लागत को पूर्वानुमान एवं पूर्वाकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लागत निर्धारण मैनेजमेंट कार्यों के लिए एक उपयोगी औजार है। भाई कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना एक मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी औजार है, क्योंकि उनसे उनको आगे के सभी काम करने में आसानी रहती है। सभी योजनाएं एक विशेष विचार के आधार पर आरंभ की जाती है। चलिए अभी थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, की जाती है और आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर समाप्त हो जाती है। यह एक नियंत्रित प्रणाली के समान भी कार्य करता है। तो ये जो आपका पूरा सिस्टम है कॉस्ट डिटर्मिनेशन का, मूल्य निर्धारण का, ये एक कंट्रोल प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो ये आप समझ गए इस चीज़ से। चलिए बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं एसेंशियल फैक्ट, यानी कि लागत निर्धारण के लिए योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। तो वो कौन से तथ्य हैं, देखिए सबसे पहले तो नियोजित प्लांट का स्थान, वो प्लांट जो आप लगा रहे हो जहाँ पे निर्माण करना है उत्पाद का, वो कहाँ पर है और उसके स्रोत जो फ्यूल आना है या कुछ भी आना है वो कहाँ से है।
योजना निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया की कार्यविधि। आप उस जो योजना को बना रहे हो तो उसके निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली कार्यविधि क्या है। योजना में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों की जो भी मटेरियल लगेगा उसकी पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। इतना सामान इतनी इतनी क्वांटिटी में लगेगा। प्रयोग में आने वाले अन्य सामानों का विवरण जैसे कि बिजली, पानी, जनरेटर इत्यादि की व्यवस्था कहाँ से करनी है वो सारी जानकारी होनी चाहिए। योजना निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इमारत का पूरा विवरण होना चाहिए। एक किस इमारत में कहाँ क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और योजना निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मानव शक्ति यानी कि लेबर का भी संपूर्ण विवरण होना चाहिए। अब देखिए कि उपरोक्त तथ्यों के साथ साथ कारीगरों के कार्य करने की घंटों का विवरण लागत निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। भाई ये लेबर इतने घंटे काम करेगी तो इसे इतने पैसे देंगे और इतने घंटे करेगी तो इतने पैसे दिए जाएंगे। तो इस विधि को सामान्यतः परिशुद्धता लगभग ±30% होती है। तो ये जो विधि अभी आपको बताई मैंने, इसमें भाई ±30% करता है, यानी कि 30% ऊपर भी जा सकती है कॉस्ट और 30% नीचे भी जा सकती है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कॉस्ट की कैटेगरी। कॉस्ट की कैटेगरी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली कैटेगरी है टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, TCI, कुल वित्तीय व्यय। तो विविध उपकरणों, नियंत्रण सिस्टम, कारीगर मूल्य, पदार्थ मूल्य, साइट एवं इमारत तथा अन्य लागत के मिश्रित मूल्य को कुल वित्तीय यानी कि टोटल। देखिए हम बात कर रहे हैं कैपिटल कॉस्ट, यानी कि एक मशीन, एक बिल्डिंग को और पूरा प्लांट को सेटअप करने में, अभी प्लांट चालू नहीं हुआ, सिर्फ प्लांट को सेटअप करने का मूल्य। तो देखिए जितने भी उपकरण लगेंगे, कंट्रोल सिस्टम, कारीगर जो बिल्डिंग बनाने में, प्लांट सेटअप करने में हुए, उन मटेरियल का मूल्य, साइट एवं इमारत की लागत और एवं अन्य लागत के इस सभी के मिश्रित मूल्य को ही टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कुल वित्तीय व्यय कहा जाता है। कुल वित्तीय व्यय में जमीन, कार्यकारी धन एवं साइट के अतिरिक्त प्रयोग में लाई जाने वाली अन्य सुविधाओं को, यानी कि पूरा प्लांट तैयार होने तक का जो मूल्य होता है वो होता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, TCI। अब बात करेंगे एनुअल कॉस्ट के अंदर। अब क्या देगा गाइस, जो रनिंग के समय, भाई जितना भी प्लांट को रनिंग करते समय जो लेबर कॉस्ट आएगी, जो मटेरियल आएगा, वो सारा आएगा टोटल एनुअल कॉस्ट में, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और रिकवरी डिटेल्स। तो इसे क्या कहेंगे, देखिए डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और रिकवरी डिटेल। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जोड़ के जो जितना भी खर्चा होगा उसमें से माइनस कर देंगे हम रिकवरी क्रेडिट, जितना भी रिकवर हुआ, तो ये आएगा आपका कुल वार्षिक लागत यानी कि टोटल एनुअल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब देखते हैं, तो यह सभी प्रकार की लागत एक वर्ष पर, ये जो जितनी भी लागत दिखाई गई ये एक वर्ष के रूप में निकाली जाती है। तो इसमें मौसमी परिवर्तन के आधार पर पड़ने वाले उत्पादन पर प्रभाव भी सम्मिलित होते हैं। और कुल लागत, जो कुल वार्षिक लागत है उसके विषय में निम्न चित्र से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आपकी जो कुल वार्षिक लागत थी इसे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और रिकवरी कॉस्ट में बांट दिया। अब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी परिवर्तन और अपरिवर्तन, भाई किस चीज़ में परिवर्तन होगा किस में नहीं होगा। तो देखिए परिवर्तन, कच्चे माल की रेट बदल सकते हैं, भाई तांबा कभी 350 भी होता है, कभी 400 भी होता है। सुविधाएं बाकी कौन सी, देखिए बिजली, भाप और पानी, इनकी रेट बदलती रहती है और जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही बिल आएगा। अब अर्ध परिवर्तन यानी कि बदलती भी नहीं, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बहुत कम बदलती है, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। कार्यरत का भी कम बदलता है। सुपरवाइजर की कॉस्ट, सैलरी वगैरह अगर साल का इंक्रीमेंट करना है तो वही होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट सेम रहती है। और अवयवों को बदलना, भाई अगर बदलना पड़ गया तो उसकी तो क्या कह सकते हैं, तो ये अर्ध परिवर्तनीय, बदलना भी पड़ सकता है नहीं भी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट देखिए, ओवरहेड लाइन की, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, आधिकारिक चार्ज, ये सारे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो यहाँ नहीं लगाएं तो भी काम चल जाएगा, परंतु देना तो जरूरी है ही। और रिकवरी कॉस्ट के अंदर आता है मटेरियल और एनर्जी की कॉस्ट, जिसे कि हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे वार्षिक लागत के एलिमेंट। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू कॉस्ट डिटर्मिनेशन, यानी कि लागत निर्धारण की वैल्यू निकालने का सूत्र। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, FB इजिकल टू एक, ये डॉलर का सिंबल है, यानी कि भाई $1 है मान लीजिए कीमत, भविष्यवाणी $1, तो $1 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n। आयोटा क्या है, ब्याज की दर, रेट कितनी है, और n क्या है, जितने समय, ब्याज दर समय की संख्या वर्ष के रूप में कितने समय के लिए है। मान लीजिए $1 है, इंटू करेंगे इसे 1 प्लस आई ब्याज है, भाई ब्याज की दर कितनी है, मान लीजिए 5% तो 5, इसमें 1 जुड़ेगा और पावर मान लीजिए 3 साल के लिए तो 3, तो 1 प्लस 5 6 इंटू 1 और 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 समथिंग हो गया। तो 216 आपका क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकालेंगे गाइस, प्रेजेंट वैल्यू होगा $1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n। जिस तरह से फ्यूचर वैल्यू में मल्टीप्लाई करा था $1 से, परंतु प्रेजेंट वैल्यू के अंदर $1 में से डिवाइड करेंगे। और इंटरेस्ट रेट की बात करें अगर आई, तो आई कैसे निकालेंगे आप, भाई वास्तविक रेट प्लस
एक्सपेक्टेड रेट, वास्तविक रेट प्लस एक्सपेक्टेड रेट से हम लोग आई की वैल्यू को आई की वैल्यू को निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को। अब बात करते हैं प्राइस इंडेक्स। तो दिए गए वर्ष में मूल्य और बेस, मान लीजिए मैंने कोई वर्ष माना बेस 2010 में क्या मूल्य था वो मान लीजिए यहाँ 500 था और 2020 में 250 से हो गया, तो इससे डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए 1/2 आपका आंसर आता है, ये हो गया आपका प्राइस इंडेक्स। चलिए अब बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट। तो देखिए पदार्थों की लागत उत्पाद की ड्राइंग तथा नमूने के आधार पर ज्ञात की जाती है। मटेरियल की कॉस्ट कि भाई उत्पाद की ड्राइंग बनाई कि पहले इतना इतना लगेगा इतनी जगह पे, और नमूना लिया कि भाई कितने साइज़ का क्या लगेगा, नमूने के आधार पर ज्ञात की जाती है। इन ड्राइंग के द्वारा उत्पाद की परिशुद्ध विमाएँ ही प्रदर्शित की जाती हैं और उस ड्राइंग में एस्टिमेटर द्वारा विभिन्न प्रकार की छूट को जोड़ा जाता है जिससे परिशुद्ध उत्पाद दी गई ड्राइंग के अनुसार बनाया जा सके, कि भाई किस तरह से आपको बनाना है। फिर बात करते हैं सबसे पहले पूर्वांकलनकर्ता द्वारा, यानी कि जो एस्टिमेशन बना रहे हैं उसके द्वारा उत्पाद की एक ड्राइंग विभिन्न छूट प्रदान करते हुए बनाई जाती है। भाई इतना इतना ले लो, आगे बढ़ा लो कि भाई इतने से ज़्यादा छूट हो सकती है, तथा उसके आयतन की गणना यानी कि वॉल्यूम की गणना की जाती है। भाई इतना मेरा मटेरियल लगेगा, और आयतन को, अब आयतन आ गया, अब उसे जितना भी घनत्व है कहाँ का लगाना है उससे गुणा करके उत्पाद का भार ज्ञात करते हैं और उत्पाद के भार के द्वारा बाजार में भाव का मूल्य ज्ञात करते हैं। अब एस्टिमेट बताते हैं भाई कहाँ पे कितना सस्ता मिल रहा है, और उस हिसाब से पदार्थ के मूल्य की गणना के बाद उसके स्क्रैप की गणना करते हैं कि भाई मान लीजिए मैंने इतने में खरीद लिया तांबा, लेकिन अगर ख़राब हो गया तो कितनी कीमत पे बिकेगा, उसे कहते हैं स्क्रैप की गणना करते हैं, तथा उस स्क्रैप के मूल्य को पदार्थ के मूल्य में से घटाकर उसकी निर्माण लागत ज्ञात करते हैं कि हाँ भाई खर्चा अपना इतना आएगा, भाई कभी भी अगर प्लांट बंद करना पड़े तो इसे बेच के इतनी कीमत तो वसूली जा सकती है। ये होती है आपकी मटेरियल की कॉस्ट। अब बात करते हैं एस्टिमेशन प्रोसीजर कि किसी भी मटेरियल की कॉस्ट का एस्टिमेशन किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम किसी भी उत्पाद को सामान्य टुकड़ों में विभक्त कर लेंगे और उसे आसानी से गणना करेंगे, भाई अलग अलग एरिया की निकालेंगे। उसके बाद छोटे छोटे किनारे, छोटे फ्लैट्स को नगण्य मानेंगे क्योंकि उस जगह पे अलग जॉइंट लगेंगे, और लगभग उसका आवश्यकता अनुसार आयतन लेंगे और प्रत्येक भाग के आयतन की गणना क्षेत्रफल के नियमानुसार करेंगे। आपको बताए भाई क्षेत्रफल कैसे करते हैं, तो उसके नियमानुसार करी जाएगी। इसके बाद देखेंगे सभी भागों के आयतन, अब जितने भी एरिया उनके आयतन को जोड़कर उत्पाद के संपूर्ण आयतन की गणना करेंगे। उत्पाद के संपूर्ण आयतन को, जितना भी आयतन है उसके आयतन को उस पदार्थ के घनत्व से गुणा करेंगे और वजन निकाल लेंगे, भाई इतना वजन है, और अंत में पदार्थ के प्रति इकाई भार को पदार्थ के मूल्य से गुणा करके उसके पदार्थ का कॉस्ट निकाली जाती है। भाई जितना भी पदार्थ के प्रति इकाई भार कितना है उसके बाद उसे बाजार के मूल्य से गुणा करके उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे मटेरियल की। यहाँ बात सिर्फ मटेरियल कॉस्ट की हो रही है। अलग अलग मटेरियल का घनत्व देखेंगे। ढलवे लोहे का घनत्व 7.2, एल्यूमिनियम का 2.685, पीतल का 8.081, तांबे का 8.9, कांसे का 8.496, टीन का 7.420, मृदु इस्पात का 7.87 और टी का वुड का 0.657 से 0.882 तक। ये हो गया आपका घनत्व अलग अलग मटेरियल का क्या होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर मशीनरी एंड मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि मशीनन तथा धातु प्रणुपन प्रक्रमों हेतु लागत की गणना करना। तो किसी भी उत्पाद की मूल्य या लागत के विभिन्न अवयवों की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्रों को ध्यान में रखा जाता है। कौन से हैं, देखिए प्राइमरी कॉस्ट। तो प्राइमरी कॉस्ट क्या होती है गाइस, प्राथमिक लागत, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने पढ़ा था जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होती है आपकी प्राइमरी कॉस्ट। फैक्ट्री की कॉस्ट क्या होती है, प्राइमरी कॉस्ट प्लस फैक्ट्री का उपपरिव्यय, ठीक है, फैक्ट्री का उपपरिव्यय ये होती है फैक्ट्री कॉस्ट। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने अपने को। प्रोडक्शन कॉस्ट, तो भाई जितनी भी फैक्ट्री की लागत है और जो प्रशासनिक व्यय उपपरिव्यय जितना भी है वो होगी आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी, कार्यालय की लागत तथा विक्रय प्लस विवरण का उपपरिव्यय, ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट। आप देखते हैं सेलिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट। तो विक्रय मूल्य या विक्रय लागत क्या होगी, टोटल लागत और उसमें कितना लाभ हुआ है, ये होगा आपका विक्रय मूल्य। मार्केट प्राइस देखें, विक्रय मूल्य प्लस वितरक को दिया जाने वाला कमीशन, ये होता है आपका मार्केट प्राइस। चलिए तो ये थी गाइस आपके आज के क्वेश्चंस। अब देखिए चैप्टर खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी योजना की प्रत्येक डायरेक्ट कॉस्ट 10,000 है तथा इनडायरेक्ट कॉस्ट 5,000 है तथा रिकवरी रेट 2,570 है, तो होने वाले कुल वार्षिक लागत, तो टोटल एनुअल कॉस्ट TAC का फॉर्मूला क्या बताया था, डायरेक्ट कॉस्ट
प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस रिकवरी कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला लिखा, तीनों वैल्यू रखी और आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी था। इसके बाद कहता है कि यदि किसी योजना के लिए ब्याज की दर 5% है, यानी कि आई का मान आपको दे दिया 10%, और वर्षों की संख्या 10 है, यानी कि एन का मान भी 10 दे दिया, तो उसके संभावित भविष्य फ्यूचर वैल्यू, तो $1 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n। तो ये 5% 10, तो 1 प्लस 5 6 हो गया, 6 की पावर 10 करना है और 1 से गुणा कर देना है। तो देखिए यही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गई फ्यूचर वैल्यू। फिर बोलता है मूल्य इंडेक्स। तो क्या बताया था, दिए हुए वर्ष में मूल्य बटे आधार में मूल्य, बेस वर्ष का मूल्य। तो बेस वर्ष क्या था, देखिए बेस वर्ष का मूल्य 5000 और एक 10 लाख ऊपर है, इसको काट देंगे तो आपका 200 आंसर आ गया। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, ये सभी आप कर लेंगे। आई होप, मुझे पता है आप लोग कर ही लेंगे। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट कार्यों के लिए लागत निर्धारण एक उपयोगी डैश है। क्या उपयोगी है, औजार है, ताकि वो आगे की कार्य कर सकें। तो इसमें आएगा करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लागत निर्धारण के लिए योजना के संबंध में उपयुक्त तथ्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस कथन में किन तथ्यों से अभिप्राय है। तो गाइस इस कथन में तीनों ही तथ्यों से अभिप्राय है, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा, पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लागत निर्धारण विधि की सामान्य परिशुद्धता। तो अभी हमने थर्ड पेज पे पढ़ा था परिशुद्धता गाइस ±30% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कुल वार्षिक लागत जो टोटल एनुअल कॉस्ट में सम्मिलित अवयव कौन कौन सा है। तो अभी न्यूमेरिकल करा था, उसमें आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो देखिए अवयव है तो रिकवरी कॉस्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत तथा रिकवरी कॉस्ट। और इसके अलावा आपका क्या था गाइस, ये सभी, सॉरी ये तीनों ही थे। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। 4th का करेक्ट आंसर होगा डी आपका, सॉरी डी टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। 5 देखिए, लागत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कुल वित्तीय व्यय, ठीक है, पहले हमने क्या निकाला था, कुल वित्तीय व्यय, और उसके बाद निकाला था कुल वार्षिक लागत। तो 5वें का बी हो गया। छठा देखेंगे, लागत निर्धारण से संबंधित पद कौन सा है। तो गाइस हम लागत निर्धारित करते हैं, उससे संबंधित पद ब्याज दर, भविष्यमान और वर्तमान मान, ये तीनों ही इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी योजना के दिए हुए वर्ष में मूल्य 5 लाख है तथा आधार वर्ष में मूल्य 5000 है, तो मूल्य इंडेक्स बताइए। तो भाई दिए हुए वर्ष में 5 लाख है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, सॉरी 5 ही आएगा, इसे मिटा देते हैं, और बटे 5000, तो 5000 कर दिया, ये बेस मूल्य बता दिया। 3 0 से 3 0 गए, आपका आंसर आएगा 5000, यानी कि 7वें का करेक्ट आंसर हो गया आपका, सॉरी 3 0 से 3 0 गए, 5 से 1 100, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस 1000, सी आंसर आ जाएगा आपका। 7वें का करेक्ट आंसर आएगा, आप 2 0 बचे ना, तो 100 आंसर आ जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कुल वार्षिक लागत का संबंध किससे नहीं है। तो वेस्ट लागत नहीं आती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th का बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लागत वर्ग कितने होते हैं। तो कॉस्ट निकालने के वर्ग हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, करेक्ट आंसर होगा 2 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्याज की दर, ठीक है, तो आई के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन, ये आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी, थोड़ी देर पहले ही देखा था। क्वेश्चन नंबर 11, लागत का प्रमुख तत्व क्या है। तो किसी भी चीज़ की लागत निकालने का जो प्रमुख तत्व है वो लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस तीनों ही हैं, यानी कि 11वें का डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, डायरेक्ट लेबर को क्या कहा जाता है। तो नाम बताए थे मैंने, ये दोनों ही नाम है, यानी कि 12वें का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा नहीं है। इनडायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है। तो गाइस देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर होगा डी, कॉफ़ी एक इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये एक डायरेक्ट मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, टीका वुड का घनत्व कितना होता है। तो थोड़ी देर पहले देखा था 0.657 0.882 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर होगा 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, वह व्यक्ति या कार्मिक जो किसी उत्पाद के निर्माण से पहले उसके बनाने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, वो कौन है। तो वो है पूर्वांकलन करता, यानी कि एस्टिमेशन करता। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु या उत्पाद के निर्माण से पहले उसकी निर्माण लागत ज्ञात करने को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है एस्टिमेशन, यानी कि पूर्वांकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी उत्पाद की प्राथमिक लागत को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि प्राथमिक लागत को ज्ञात करने का सूत्र है ए, प्राथमिक लागत प्लस प्रथम प्रत्यक्ष लागत प्लस प्रत्यक्ष लागत श्रम लागत प्लस प्रत्यक्ष व्यय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सुपरवाइजर किसका उदाहरण है। तो गाइस सुपरवाइजर हमको पता है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है।
क्वेश्चन नंबर 19, नॉन प्रोडक्टिव लेबर को क्या कहा जाता है? तो नॉन प्रोडक्टिव लेबर को अप्रत्यक्ष श्रम के अंदर लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊपरी पूर्वांकलन के उत्पाद के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो ऊपरी पूर्वांकलन है से उत्पाद के मूल्य पर गाइस प्रभाव पड़ता है कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। निचले पूर्वांकलन से बाजार को से उत्पाद को बाजार में उसकी लागत मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, जो अंडर एस्टिमेशन वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आप, एक उत्पाद को बाजार में बेचने पर उससे कोई लाभ हानि नहीं होती है। तो ये कथन किससे संबंधित है? परिशुद्ध पूर्वांकलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप, विक्रय सेलिंग क्या होती है? तो विक्रय सेलिंग होती है कुल लागत और उसमें लाभांश कितना है, अभी अभी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 24, वास्तविक लागत को ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो वास्तविक लागत को ज्ञात करना क्या कहलाता है? लागतन और परीक्षक व्यय लेखांकन दोनों, तो ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, BIS के अनुसार मध्यम भार वाले चैनल को अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? हम बात करें मध्यम भार वाला चैनल, तो उसे प्रदर्शित किया जाता है ISMC के द्वारा। तो ये थे गाइस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद है रिक्त स्थान और सत्य तथ्य वाले आप लोग स्वयं देखेंगे और सारे आंसर आपको पीछे किताब में मिल जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो गाइस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।